सबसे पहला आर्टिकल जो है इकोनॉमिक्स का वो है इम्पोर्टेंस ऑफ लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है। पर सबसे पहले न्यूज़ में क्यों था, तो न्यूज़ में इसलिए था कि नीति आयोग के सीईओ ने ये सजेस्ट किया है कि इंडिया को इस टाइप के लार्ज ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्ट होना चाहिए। कैसे? एक तो रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी जिसको बोलते हैं, और दूसरा कॉम्प्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप जिसको सीपीटीपीपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नीति आयोग के सीईओ ने सजेस्ट किया है। इसके सीईओ का नाम क्या है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब मोर ऑन न्यूज़ में कुछ नहीं, न्यूज़ बस आप समझ लीजिए कि सजेस्ट किया है, इसको कोई ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आरसीईपी को समझ लेते हैं। आरसीईपी क्या है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है? फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेड फ्री हो जाएगा, है ना, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकोगे। फ्रीली ट्रेड मतलब ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई जाएगी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी एक दूसरे से ट्रेड करने के लिए कि ट्रेड करना आसान हो जाए, है ना। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री नहीं होगा, पैसे तो लगेंगे ही, लेकिन जैसे टैक्स नहीं लगेगा, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ये सारे कुछ ना कुछ फैसिलिटेट किया जाएगा जिससे कि ट्रेड आपका आसान हो जाए। इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक, तो आरसीईपी क्या है? ये है कि 10 एशियन मेंबर्स और साथ ही साथ एशियान के 5 एफटीए पार्टनर हैं, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड। ये एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे थे जिसके हिसाब से कि इनमें इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो सके। ठीक है, और क्या अचीव करने के लिए? टू अचीव मॉडर्न कॉम्प्रहेंसिव हाई क्वालिटी म्यूचुअली बेनिफिशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव था। 2013 से इसका नेगोशिएशन चल रहा था। 2020 में सब लोगों ने साइन किया। इंडिया ने 2019 में ही बोल दिया कि नहीं, हम इसमें इसके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक, इसका इम्पोर्टेंस देखो कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड एग्रीमेंट है जीडीपी वाइज से, क्योंकि वर्ल्ड की जीडीपी का लगभग 30% यहाँ से कंट्रीब्यूट होता है, और टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का थर्ड ऑफ यानी 1/3 पॉपुलेशन इन कंट्रीज़ में 10 एशियन कंट्रीज़ और साथ ही साथ 5 जो इसके एफटीए पार्टनर हैं इनमें रहते हैं। तो ये इसका इम्पोर्टेंस हो गया। ठीक, दूसरा है सीपी टीपीपी। ठीक, तो ये क्या है? ये भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, लेकिन ये अलग कंट्रीज़ के बीच में है। कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिले, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम एंड जापान, इनके बीच में है। और इसका सिग्निफिकेंस आप देखेंगे तो ये वर्ल्ड का 11.4% जीडीपी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और टोटल पॉपुलेशन का 6.5% वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का। ठीक, तो बस इतना आपको समझना था कि आरसीपी और सीपी टीपीपी क्या है। नीति आयोग के सीईओ ने बोला है कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। सिग्निफिकेंस क्या है अगर आप ज्वाइन कर लोगे? ये सिग्निफिकेंस यही है कि भाई आपका जो एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर इंडिया में बहुत ज़्यादा 40% इंडिया का एक्सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर से होता है। तो जब एग्रीमेंट रहेगा कंट्रीज़ के बीच में तो ऑब्वियसली आप इसको एक बूस्ट मिलेगा। अच्छा देखिए, ये एफटीए का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली, कंपनी खोलते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपको क्लाइंट्स मिले। ठीक है, क्लाइंट्स मिले जिससे कि आपके ऑर्डर वगैरह जल्दी जल्दी प्लेस हों। सेम टू सेम हम अगर ट्रेड कर रहे हैं दूसरी कंट्री में, इंटरनेशनल ट्रेड, तो कंट्री हमारी क्या हुई? क्लाइंट। तो हम अगर किसी कंट्री के साथ ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वहाँ से ऑर्डर वगैरह हमको आसानी से मिलेगा। जब ऑर्डर वगैरह आसानी से मिलेगा तो हमारा जो सेक्टर है वो उसको बूस्ट मिलेगा। तो यही एक बेनिफिट होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह का। ठीक है, हमारा ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता, क्योंकि अगर हमने साइन किया एग्रीमेंट तो इसका मतलब बाहर की कंट्रीज़ भी हमारे यहाँ आएंगी, इन्वेस्ट करेंगी, ट्रेड करेंगी। हाँ, उनके सेक्टर्स को भी फ़ायदा मिलेगा, वहाँ की सेक्टर्स को, बट इवेंचुअली हमको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कंपनी आके इन्वेस्ट करेंगी तो, है ना। और स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस भी होगा कि जब आप किसी कंट्री के साथ एक ट्रेड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप वहाँ की इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़ को चेंज कर सकते हो, थोड़ा ट्रेड के लिए लिबरलाइज कर सकते हो कि भाई हम ट्रेड कर रहे हैं, हमको छूट दीजिए। ये सब बेनिफिट होगा। चैलेंज क्या है? क्यों इंडिया ने मना किया? बेसिकली तो सबसे पहले आरसीपी के साथ इसलिए मना किया कि जो इसकी पॉलिसीज़ होती वो ज़्यादा बेनिफिट चाइना को दे रही थी। अगर चाइना को बेनिफिट देती तो हमको चाइना के लिए मार्केट खोलना पड़ता, जिससे कि हम ऑलरेडी
ट्रेड डेफिसिट में है चाइना के साथ, ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट की जगह। तो वो प्रॉब्लम होती है कि इंपोर्ट और बढ़ जाता और एक्सपोर्ट हो सकता है कम हो जाता, इसलिए हमने मना कर दिया। फिर कंपटीशन बढ़ जाता। अगर आप जो चीज़ चीप इंपोर्ट आपको बाहर की कंपनियों से अपनी जगह बाहर से मंगाना आसान होता, तो जो हमारी खुद की कंपनीज़ हैं उनको प्रॉब्लम होती है ना, और इंडिजीनियस एंटरप्राइज जो लोकल कंपनीज़ हैं उनको नुकसान होता। वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई आप ऐसा रिविज़िट करो, देखो कि क्या हमारे टाइप से पॉलिसीज़ बन सकती हैं कि नहीं, ठीक है। अपनी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाओ जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यहाँ से ही लेना प्रेफर करें, बाकी कंट्रीज़ के लोग कोई भी सामान कोई भी माल, ठीक है। नेगोशिएशन कंटिन्यू करो और लॉन्ग टर्म गोल को प्रायोरिटाइज़ करो कि लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा मिलेगा, ये इसका वे हेड है, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो इसमें न्यूज़ ये है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो वेरियस स्टेट्स, ठीक है, उस स्टेट्स के स्कीम्स के थ्रू अभी तक लगभग 2.11 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किया जा चुका है, ठीक है। गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया है डायरेक्ट, किसको, बेनिफिशरीज़ को। तो ये एक न्यूज़ बन गया कि भाई इतना हमने लैंडमार्क अचीव कर लिया है, ठीक। बस यही एक न्यूज़ है, इसमें बस थोड़ा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लो कि भाई देखिए कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं। तो कंट्रीज जैसे कर्नाटका का गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 पर मंथ देता है, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना 1500 पर मंथ वुमेन को देता है, ठीक है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश 1250 रुपये पर मंथ देता है। सुभद्रा योजना ऑफ उड़ीसा जो हर साल में लगभग 5 साल के पीरियड में 50,000 रुपये देता है। तो ये अलग अलग स्टेट के स्कीम्स कुल मिला के 2 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र कर चुके हैं, है ना। बस ये न्यूज़ है। अब इससे एडिशनल जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है, कैसा है, यदि आप इसका जनरली देख लीजिए कि 2013 में स्टार्ट हुआ था। ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट जाए, लीकेज वगैरह ना हो, डिलीवरी फास्ट हो, ठीक। ये है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अच्छा, ये होता कैसे है? तो ये एक चीज़ है इंडिया स्टेक, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या है कि जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी है, सॉफ्टवेयर सिस्टम या जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ हो रही है ट्रांसफ़र करने के लिए, उसको नाम दिया गया है ओवरऑल इंडिया स्टेक, है ना। और इसमें क्या है, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम एक हो गया, ठीक। ये क्या थी, सेंट्रल प्लान स्कीम थी, जो कि इसका पहला नाम था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, बाद में हो गया पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आधार इनेबल्ड पेमेंट कराती है बेसिकली एनपीसीआई से। जन धन आधार मोबाइल ट्रिनिटी, ठीक, आप अकाउंट खोलेंगे, आधार से ऐड करेंगे और मोबाइल से पैसा निकाल सकते हैं। बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, पेमेंट बैंक्स, आधार इनेबल्ड पेमेंट जो आधार से अंगूठा लगा के, और फिर यूपीआई के साथ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हमने टेक्नोलॉजिकली ये आसान बना दिया कि पैसे ट्रांसफ़र हो सकें, ठीक। फिर ये सोशल वेलफेयर कैसे कर रहा है? तो देखिए, मेंस में एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो यहाँ पे आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, डेटा या मेंशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया स्टेक एक थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये नंबर याद कर सकते हैं कि जैसे लगभग 53 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए थे, जिसमें से 67% रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया में थे। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। आप पैसा दे रहे हो तो बैंकिंग चैनल से जा रहा है, इसका मतलब पूरा रिकॉर्ड रहेगा। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आप देखेंगे इसका, अगर तो क्या है कि अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पैसे का वो कहीं पे यूज़ करेंगे, एम्पावर्ड होंगे, सोशल मोबिलिटी होगी। सोशल मोबिलिटी मतलब उनकी स्थिति, अगर मान लीजिए पुअर हैं तो पुअर से थोड़ा लेस पुअर हो जाएंगे, ठीक है। मोबाइल हो गया स्टेटस, गरीब से कम गरीब, और पैसे अगर कमाने लग गए तो मिडिल क्लास हो जाएंगे, है ना। ये सोशल मोबिलिटी हो गई, ठीक। फिर कंसर्न और दूसरा ये इंटरनेशनल रिकग्निशन, आईएमएफ ने इंडिया के स्कीम को प्रेस किया, लॉजिस्टिकल मार्वल बोला, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी हाईलाइट किया इसके सक्सेस को। कंसर्न एंड क्रिटिसिज्म, बस एक बार आपको पढ़ने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, भाई पैसे आप कब तक बांटते रहोगे। लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, अभी भी कहीं कहीं पे नहीं पहुंच पाया है ये सिस्टम,
ठीक है। बेनिफिशरी को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं हो पा रहा है, कुछ लोग छूट जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ लेना आप लोग, ठीक। फिर वे फॉरवर्ड क्या है कि भाई रिफॉर्म करो, DBT 2 लेके आओ, कवरेज बढ़ा दो, DBT 3 लेके आओ, नेशनल लेवल सोशल रजिस्ट्री करो, ठीक है। ग्रीवेंस रिड्रेसल, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो उस पर ध्यान दो। एक्सेसिबिलिटी बढ़ा दो, लोगों को डिजिटल लिटरेट करो, उनको पता चले कि कैसे यूज़ करना है, कैसे अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको सॉल्व करना है, ठीक। नेक्स्ट है रूरल नॉन फॉर्म इकोनॉमी, है ना। यहाँ से आप समझिए, एक रिपोर्ट आई है जिसने स्टेट ऑफ रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट 2024 नाम की रिपोर्ट है। इसने बोला है कि जो गांव के युवा हैं, रूरल यूथ हैं, वो अब एग्रीकल्चर को प्रेफर नहीं करते, अनअट्रैक्टिव मानते हैं। उसकी जगह वो नॉन फॉर्म जॉब्स यानी कि स्मॉल बिजनेस को क्या करते हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब खेती किसानी छोड़ के वो चाह रहे हैं कि छोटा मोटा बिजनेस या नॉन फॉर्म जॉब कर दें। तो ये चेंजिंग पैटर्न है, चेंजिंग ट्रेंड, ठीक है, इकोनॉमी में भी और सोसाइटी में भी देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मोर ऑन न्यूज़ को छोड़िए, आप ये समझिए, है ना। ये फैक्ट देखिए, ये इंडिया का 2/3 पॉपुलेशन एंड 70% वर्कफोर्स रिसाइड इन रूरल एरियाज़, ठीक है। और जो नेशनल इनकम का 56% रूरल इकोनॉमी से कंट्रीब्यूट होता है। तो अगर यहाँ कोई चेंज आ रहा है तो इसका मतलब पूरे देश की इकोनॉमी में इसका असर पड़ेगा, ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक। तो ये चेंज देखने को मिला। अब इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई नॉन फॉर्म इकोनॉमी क्या होती है। तो एक तो नॉन फॉर्म मतलब नॉट इन्वॉल्व प्राइमरी एग्रीकल्चर। प्राइमरी एग्रीकल्चर का क्या मतलब, क्या हुआ कि खेती किसानी, है ना, खेती किसानी, उसके जगह जो दूसरी चीज़ें होती हैं, क्या क्या होती हैं, जैसे कि प्रोसेसिंग करना, जैसे मिल हो गया, धान हुआ, धान का मिल, ट्रांसपोर्ट करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। छोटा मतलब बीज भंडार खोलना, बीज भंडार, केमिकल्स, ये फर्टिलाइज़र्स भंडार, ठीक है। ये सब नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ हो गई जो फार्मिंग से डायरेक्ट रिलेटेड, मतलब एग्रीकल्चर से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है, ठीक। सिग्निफिकेंस इसका क्या है, नॉन फॉर्म का क्यों ज़रूरी है भाई। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम करता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास खेत है, 4 लोग की ज़रूरत है, लेकिन लगे पूरे परिवार के 8 लोग हैं, तो ये भी माना जाएगा कि इन 4 कहीं और काम कर सकते थे, बट इस पे लगे हैं, तो ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अगर दूसरे वेन्यू अवेलेबल होगा तो ये लोग जाके वहाँ काम करेंगे, है ना। फिर वेज डायनेमिक्स इन फेवर ऑफ लेबर, मतलब कि उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लेबर्स को, जो वहाँ के गांव के लेबर्स हैं। पॉवर्टी उनका ख़त्म करेगा, उनको कहीं गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, अपने गांव में ही काम धंधा मिल जाएगा। और रूरल का एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ये इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक। की डिटर्मिनेंट्स, ये सब देखिए, आप बस इसको समझ लीजिए कि नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ क्या होती है, बस उसके बाद सब आप खुद से लिख सकते हैं। कोई आपसे डायरेक्ट ये नॉन फॉर्म एक्टिविटी नहीं पूछेगा, बस कुछ पॉइंट्स मेंशन करना पड़ेगा कि हम, मान लीजिए अगर आपको बताना हो कि कैसे इंप्रूव करना है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या फार्मर्स इनकम, तो आप बोल सकते हैं कि नॉन फॉर्म एक्टिविटी को बढ़ावा दीजिए, ठीक है, वो कीजिए, एक कीवर्ड हो गया आपका। हाँ, अब डिटरमिनेंट्स क्या है कि जो लोग एजुकेटेड होंगे वो ज़्यादा इसमें काम करेंगे। फैमिली साइज़ जिनका कम फैमिली वाले होंगे, लार्ज फैमिली साइज़ होगा, वो जाएंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट देखा जाएगा। ये डिटरमिनेंट्स है कि जहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज होने के कारण सही से फसल नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली लोग क्या करेंगे, दूसरी एक्टिविटी देखेंगे। चैलेंजेस क्या है कि अगर कोई बिज़नेस करना चाहता है मान लो, तो उसके पास पैसे नहीं होते, क्रेडिट एबिलिटी होती है, वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्योंकि स्किल्ड नहीं है तो कम होती है, ठीक है। वोलेटाइल एम्प्लॉयमेंट, हमेशा नहीं कि पूरे टाइम मिले। इनफॉर्मल वर्किंग कंडीशन है, गांव का तो जॉब है, कौन सा अच्छा जॉब अभी प्रॉब्लम होगी मिलने में। इनकम लेवल डिक्लाइन हो रहा है लोगों का, तो इसलिए ये बड़ा चैलेंज है, ठीक। वे हेड क्या होगा, उसका जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर कर दीजिए, वही उसका वे हेड हो जाएगा। क्रेडिट एक्सेस कर दीजिए, उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डाइवर्सिफाई कर दीजिए, ठीक है। वैल्यू एडिशन कर दीजिए, किसमें, एग्रो प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह में। तो जो चीज़ अगर फसल उग रही है, मान लीजिए
मूंगफली की खेती हो रही है फॉर एग्जांपल, तो मूंगफली को डायरेक्ट बाज़ार में ना बेच के उसको प्रोसेस करके बेचे। ठीक, गन्ने की खेती हो रही है तो गुड़ बना के बेचे। इस टाइप का आप प्रमोट कीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो न्यूज़ क्या है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स में इसके इसका जो पेड अप कैपिटल है वो जो पहले कितना था, कितना 10,700 करोड़ से बढ़ा दिया है। ठीक, तो अब लगभग टोटल 21,000 करोड़ क्या हो गया है इसका वर्किंग कैपिटल। ठीक, ये हो गया है, इसको और बढ़ा दिया तो 21,000 करोड़ वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि किसी एफसीआई को रन करने के लिए जो पैसा चाहिए होगा, ठीक है, जो पैसा जो कैपिटल चाहिए होगा उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो गवर्नमेंट ने इतना इन्फ्यूज़ कर दिया, मतलब उसके पास और पैसा आ गया तो अच्छे से काम कर पाएगा। ठीक है, अब एफसीआई स्टार्टेड, बेसिक एफसीआई का वो दिया हुआ है कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसका ऑथराइज्ड कैपिटल था 100 करोड़। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब होता है कि मैक्सिमम कैपिटल विच कैन बी रेज थ्रू इक्विटी या शेयर्स के थ्रू जो मैक्सिमम रेज कर सकते, तो 100 करोड़ था। बस यही न्यूज़ है कि अब उसकी वर्किंग इम्प्रूव होगी। फिर इसका स्टैटिक पार्ट की एफसीआई क्या है, पीएसयू है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। जेनेसिस इसका क्या है, स्टेचुटरी बॉडी है, एफसीआई एक्ट से बनी हुई है। ठीक, ये कहाँ से फाइनेंस करती है, गवर्नमेंट देती है इसको पैसे। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फूड पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना। फंक्शन क्या है, ये गवर्नमेंट एजेंसी है, प्रोक्योरमेंट के लिए, स्टोरेज के लिए, इंटरस्टेट मूवमेंट कराना है, अनाज वगैरह को डिस्ट्रीब्यूशन कराना है, फूड ग्रेन्स का, तो ये सब एफसीआई का काम है। ठीक है, बस वर्किंग मैकेनिज़्म वगैरह कुछ आपको एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कि एफसीआई काम कैसे करता है। परचेज करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, डायरेक्ट कभी कर लेता है, कभी डिसेंट्रलाइज अप्रोच साइड स्टेट करता है, स्टेट दे देता है एफसीआई को, और फिर आगे जहाँ पे जैसी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये उस अनाज को भेज देते हैं। ठीक है, अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट में। तो न्यूज़ इन शॉर्ट का सबसे पहला ये है कि आरबीआई इशूज़ फ्रेमवर्क फॉर रिक्लासिफिकेशन ऑफ एफपीआई टू एफडीआई। इसको समझते हैं। इसका मतलब क्या है कि देखिए, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, दो चीज़ होती है, एक एफपीआई एक एफडीआई। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स मतलब ये किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये मैक्सिमम 10% ही कर सकते हैं टोटल पेड अप कैपिटल का। पेड अप कैपिटल क्या है कि अमाउंट ऑफ मनी दैट अ कंपनी रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ शेयर। मतलब कि एक कंपनी शेयर इशू करती है ना, मान लीजिए आईपीओ लाई कंपनी शेयर इशू की कि हम 10,000 करोड़ रेस कर रहे हैं, तो ये पेड अप कैपिटल 10,000 करोड़ बोली, लेकिन इसको 9,000 करोड़ ही मिला, लोगों ने इसके 9,000 करोड़ के ही शेयर खरीदे, तो पेड अप कैपिटल कितना हो गया 9,000 करोड़। इस 9,000 करोड़ का जो एफपीआई है 10% ही ले सकते हैं। ठीक, 900 करोड़, तो ये हो गया एफपीआई। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर 10% से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो उस आपको रिक्लासीफाई करना पड़ेगा। मतलब वो आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, उसको आप एफडीआई बोल दो, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दो, या फिर उन शेयर्स को जो 10% से ऊपर है उसको बेच दो। बस यही इसको बोला है आरबीआई ने। ठीक, और गाइडलाइन दे दी है कि अगर आप रिक्लासिफिकेशन जो है वो जो एफडीआई, जहाँ पे एफडीआई परमिट नहीं है उन सेक्टर में नहीं कर सकते। आप मान लीजिए 900 परमिट है, आपने 1,000 करोड़ के शेयर्स खरीद लिए एफपीआई में, ठीक है, अब लेकिन 100 करोड़ इसको कहीं और एफडीआई में भेजना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि चिट फंड में लगा दे, गैम्बलिंग में लगा दे, नहीं, जहाँ पे एफडीआई परमिट है वहीं पे लगाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट अप्रूवल्स वगैरह लेना पड़ेगा, ये न्यूज़ है बेसिकली। ठीक, एफडीआई क्या होता है इससे समझ लीजिएगा आपकी, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं किसी कंपनी में तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक, DSIB। तो रिजर्व बैंक ने 2024 में लिस्ट निकाली है, उसमें 3 बैंक हैं इंडिया से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा। ये कौन से बैंक होते हैं, जो बहुत बड़े होते हैं, दे आर टू बिग टू फेल। अगर ये फेल हो जाएंगे तो इकोनॉमी पूरी
बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, ये इतने बड़े बैंक हैं, ठीक है ना। बस 3 नाम है। DSFSI भी कैसे हुआ था, 2014 में किया था फ्रेमवर्क, बेसल कमिटीज ऑन बैंकिंग सुपरविजन फ्रेमवर्क, ये याद रख लीजिएगा। और बैंक का साइज़ कितना होना चाहिए, जो GDP देश की GDP का 2% या उससे ज़्यादा अगर उसका साइज़ है तो वो DSIB की लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्पेस सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने फंड इस्टेब्लिश किया है 1000 करोड़ का, इसको वेंचर कैपिटल फंड बोलेंगे। और इसको देखने वाली एजेंसी होगी नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड अथराइजेशन सेंटर, इन स्पेस, ठीक। वेंचर कैपिटल क्या होता है कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, ठीक है, उनको जो फंडिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो ये फंडिंग यहाँ से दी जाती है, इसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं। इन स्पेस क्या है, इन स्पेस जो है सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर काम करती है, और ये इसरो एंड नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ के बीच इंटरफेस का काम करती है, ठीक है। बस ये इतना इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लीजिए वेंचर कैपिटल और स्पेस सेक्टर में इन स्पेस। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका स्कीम फॉर मेडिकल डेवलप डिवाइस। हाँ कोई बात नहीं, बस ये समझ लीजिए कि जो इंडिया में मेडिकल डिवाइस का मार्केट है वो $14 बिलियन का है, जो 2030 तक बढ़ के $30 बिलियन तक हो सकता है। ये स्कीम नहीं, इसका डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट रिलीज बाय FAO। तो फॉर ये जो FAO क्या है, ठीक है, FAO का फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना है। और जो ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्या बोला गया है, ज़्यादा काम का चीज़ नहीं है, बस रिपोर्ट कौन जारी करता है और FAO क्या है ये समझ लेना है बस। नेक्स्ट है 21st लाइफ स्टॉक सेंसस। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि कौन कंडक्ट करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ठीक है। 21st होने वाला है 2024 में, तो 20th हुआ था वो कब हुआ था 2019 में, और 5 साल में होता है, और ये फुली डिजिटलाइज होता है। 16 स्पीसीज़ का डेटा देखा जाएगा, 219 इंडिजीनियस ब्रीड्स का, ठीक है। और ये कवर्स डेटा ऑन पेस्टोलिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो चारा ग्रह होता है जहाँ पे पशु चलते हैं उसका डेटा भी ये कैप्चर करेगा। नेक्स्ट था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो ये जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन के लिए, वैसे एनिमल के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, बट ये UN की एजेंसी नहीं है, इसको आप समझिएगा, UN की एजेंसी नहीं है, ठीक है। और इसको क्या मिला है कि जो हरियाणा में हैज़ बीन ग्रांटेड WAH रेफरेंस लेबोरेटरी स्टेटस। कौन सी लेबोरेटरी, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक, जो हरियाणा में है, ठीक है। WAH के बारे में देख लीजिए कि क्या है, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 1924 में फाउंडेड था, हेडक्वार्टर पेरिस में है, टोटल 123 मेंबर्स हैं, इसमें इंडिया भी मेंबर है, ठीक। आगे देखते हैं मरमगांव पोर्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। उसमें न्यूज़ यही है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर ने एक ESI जो इन्वायरमेंटल शिप इंडेक्स पब्लिश करता है, उसने मरमगांव पोर्ट अथॉरिटी को रिकॉग्नाइज़ किया है एज एन इंसेंटिव प्रोवाइडर, ठीक है। बस यही न्यूज़ है। मरमगांव पोर्ट कहाँ है, गोवा में है। ये इंडिया का फर्स्ट पोर्ट है टू इंट्रोड्यूस ग्रीन शिप एंड इंसेंटिव्स हरित श्रेय स्कीम थ्रू ESI, ये इंपॉर्टेंट है। हरित श्रेय स्कीम किस लिए होता है, डीकार्बनाइजेशन ग्रीन शिपिंग, मतलब कि जो शिपिंग हो उससे ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन ना निकले, ठीक है। नेक्स्ट है बिहता ड्राई पोर्ट। इसमें बस ये समझिए ये एक पटना में है, बिहार में है, और ड्राई पोर्ट का मतलब वो होता है जहाँ पे ये समुद्र के किनारे नहीं होते हैं, ये ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी सी पोर्ट से दूर प्रोवाइड किया जा सके, सी पोर्ट या एयरपोर्ट से दूर, किसके लिए, कार्गो हैंडलिंग के लिए। बस इतना समझना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2024 रिपोर्ट रिलीज। ये रिलीज़ करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, जो कि UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ये समझना ज़रूरी है आपको, ठीक है। और ये रिपोर्ट बोली है कि इंडिया में जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स में, पेटेंट फाइलिंग डबल हो गया है 2018 से 23 के बीच में। और इंडिया की रैंकिंग की बात करें तो 6th रैंक है ग्लोबली पेटेंट फाइलिंग में,
ठीक। फिर ये रेगुलेशन ऑफ पेटेंट ग्लोबल, कैसे पेटेंट का रेगुलेशन होता है, तो आप देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये करता है, WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट करता है, और कन्वेंशन है पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी, बुडापेस्ट ट्रीटी, ठीक है। इंडिया में पेटेंट एक्ट 1970 देखता है कि क्या पेटेंट फाइलिंग से रिलेटेड चीज़ है। पैन 2 आया है, आपको पता होगा, न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसमें अब क्या होगा कि QR कोड वगैरह लगे होंगे और सिंगल पैन और 10 का सिस्टम लाया जा रहा है। पैन क्या होता है, IT डिपार्टमेंट इसको इशू करता है, 10 डिजिट नंबर होता है। एजेंसी है प्रोटियान, पहले इसको NSDL ई गवर्नेंस बोलते थे, एंड UTI इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पूछा जा सकता है, ठीक। तो बस इतना ही था इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। नवंबर का इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स हो गया है। इससे रिलेटेड जो भी बाकी करंट अफेयर्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पुराने, ठीक। थैंक यू वेरी मच।